हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, हम टाइम टेबल के अनुसार आज शुक्रवार विज्ञान का दिन है, तो हम भाग 1 जो गुरुत्वाकर्षण शुरू किए थे, इसके 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तीसरा भाग है। तो इसके पहले जो 2 भागों में हमने पढ़ा है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या पढ़ा बच्चों हमने? गुरुत्वाकर्षण बल, वृत्ताकार गति, अभिकेंद्रीय बल, केपलर के नियम, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, फिर हमने पढ़ा वृत्ताकार गति और अभिकेंद्रीय बल का परिमाण। तो ये सारी चीज़ें हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़े से कुछ प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक पहला प्रश्न है, जब हम गेंद को क्षैतिज के लंबवत दिशा में सीधा फेंकते हैं तब गेंद का वेग क्या एक समान होगा या फिर समय अनुसार बदलेगा? यदि वो बदलेगा तो किस प्रकार बदलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गेंद सतत ऊपर ही क्यों नहीं जाता? थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद वो नीचे ही क्यों आता है? फिर है, उसकी अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर होती है? तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपको मैं दे रही हूँ, जो हमने पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में ये सब चीज़ें देखी हैं। तो एक कृति आपके सामने मैं कर रही हूँ जो पहले भी कर चुकी हूँ। तो देखिए बच्चों, मैं क्या कर रही हूँ, बॉल ऊपर फेंका, नीचे आया, देखिए, ठीक है, फिर से नीचे आया। तो ये क्यों नीचे आया? क्या इसका वेग एक समान था या समय अनुसार ये बदलेगा? तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो एक थोड़ा सा आपको मैं और अच्छे से समझ आए तो ये आपके सामने एक पृथ्वी का मॉडल रख रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको क्या देखना है, सारी चीजें जो है पृथ्वी ग्रह से ही संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये इसके ध्रुव हैं दोनों, और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि पृथ्वी जो है अपने समीप के सभी पिंडों को वो अपनी ओर आकर्षित करती है। क्यों करती है बच्चों? गुरुत्वीय बल के कारण वह पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। इसीलिए किसी भी पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में ही होता है। तो इस प्रकार जब कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं क्षैतिज के लंब दिशा में, तो वह नीचे ही गिरती है। इसी प्रकार जैसे हमने इस गेंद को ऊपर फेंका था, ठीक है ना, ऊपर फेंका था, तो वो कहाँ आई? फिर से पृथ्वी की ओर नीचे ही आई। तो यहाँ पे ये पृथ्वी की कल्पना के लिए छोटा सा हमने ये मॉडल रखा है। तो कल्पना कीजिए कि कोई भी वस्तु जब हम फेंकते हैं तो वह नीचे ही आती है। अब होता क्या है यहाँ पे कि जब निरंतर इस प्रकार कोई भी वस्तु क्षितिज लंब दिशा में सीधे ऊपर फेंकते हैं, तब यही बल कौन सा? ये वाला जो केंद्र की ओर होता है पृथ्वी के, उसे निरंतर नीचे की ओर खींचता है और उसका वेग कम कर देता है। तो निरंतर प्रयुक्त होने वाले इस बल के कारण पृथ्वी का वेग कुछ समय तक, जब वस्तु को ऊपर जैसे हमने ये फेंका यहाँ तक, तो कुछ समय के बाद शून्य हो जाता है, और उसी बल के कारण ये गेंद जो है नीचे अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर आने लगती है। ठीक है बच्चों, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा याद करना है कि पहले हमने क्या पढ़ा था, इसलिए ये मैंने फिर से कृति दोहराई है। तो ये कल्पना करने के लिए ये मॉडल आपको दिखाया गया है। फिर हमको मालूम है कि न्यूटन के नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात आपने वो जो पृथ्वी पर पेड़ से जो सेब गिरता है, वही कहानी फिर से हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो क्या होता है कि सेब अपनी ओर आकर्षित करती है, कौन? पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी प्रकार सेब भी पृथ्वी को, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये सेब है रेड कलर का,
तो ये जैसे पृथ्वी इस सेब को आकर्षित करती है, तो सेब भी पृथ्वी को उतनी ही बल से उसकी ओर आकर्षित करता है। फिर सेब ही पृथ्वी पर क्यों गिरता है? पृथ्वी सेब की तरफ क्यों नहीं सरकती? जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वीय बल और भी पिंडों पर कार्य करता है, जैसे कि चंद्रमा, कृत्रिम उपग्रह, इन सब पर भी यह बल प्रयुक्त होता है। इसी कारण ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी के परिभ्रमण करते हैं इस तरह से। तो जैसे सेब वृक्ष से पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है और गिरता है, लेकिन चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह यह क्या करते हैं? आकर्षित तो होते हैं, लेकिन ये भी परिक्रमा करते हैं और ये गिरते नहीं हैं सेब की तरह। जैसे सेब कैसे गिर गया वृक्ष से पृथ्वी की ओर? जरा सोचो बच्चों कि ये ऐसा क्यों हुआ? सेब गिरा तो चंद्रमा, कृत्रिम उपग्रह ये क्यों नहीं गिरे? तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सोचिए, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह जब अपनी कक्षाओं में पृथ्वी का परिभ्रमण करते हैं, तब उनकी कक्षाओं में क्या होता है बच्चों? वेग होता है। यदि यह वेग नहीं होगा तो क्या होगा कि वे भी पृथ्वी की ओर गिर जाएंगे, ठीक है? और नहीं हुआ रहता तो निश्चित रूप से गिर गए होते। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। तो इस गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये दोनों में मैंने आपको फर्क बताया। अब दूसरा है हमारा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी अपने पास के पिंडों पर बल प्रयुक्त करती है, ठीक है? अब यहाँ पे न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है और संवेग बल की दिशा में ही होता है। अर्थात किसी भी पिंड पर बल प्रयुक्त होने के कारण उस पिंड में क्या होता है बच्चों? त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बल नहीं होगा तो त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। तो इस नियम के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में क्या हुआ बच्चों? त्वरण उत्पन्न होता है। इसे ही पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे हम स्मॉल जी यानी छोटे जी अक्षर से व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। तो बच्चों, त्वरण एक सदिश राशि है। यहाँ पे परिमाण और दिशा दोनों हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पिंड पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की ओर अर्थात क्षैतिज के लंब दिशा में होता है, उसी प्रकार पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा भी पृथ्वी के केंद्र की ओर अर्थात क्षैतिज के लंब दिशा में ही होती है। कुछ प्रश्न है बच्चों आपके लिए। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना होता तो क्या होगा? क्या हुआ रहता? ये बल नहीं होता तो क्या हुआ रहता? थोड़ा सोचिए बच्चों। कणों के बीच आकर्षण नहीं होगा, सौरमंडल व आकाशगंगा का निर्माण भी नहीं होगा, कोई भी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा यदि ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तब। अब दूसरा प्रश्न है, जी का मान उसके मान का यदि दुगना होता तो क्या होगा? अब कैपिटल जी, जैसे कि हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पढ़ा है, जिसे हम कैपिटल जी बड़ा जी से दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों? यदि वो दुगना हो गया तो गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी का वह भी दुगना हो जाएगा। अब ये जो देखने के लिए हम यहाँ पर पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान स्मॉल जी, छोटा जी, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो ये जो है कैसे आएगा, इसका सूत्र अभी हम यहाँ देखने वाले हैं कि किस प्रकार से यह कार्य करता है और ये कैसे हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, जी का मान यानी स्मॉल जी, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें दो सूत्रों की आवश्यकता होगी।
पहला सूत्र क्या है? न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सूत्र, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसे हम न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो F इजिकल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र हमको लगेगा न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम। ये मैंने अभी आपको यहाँ बोर्ड पर लिखा, तो ये दूसरा नियम पढ़कर सुनाया। ये प्रयोग हमने 9वीं कक्षा में कंचे और 2 पाइप वाले प्रयोग की सहायता से समझे थे कि ये किस प्रकार समानुपाती होता है और संवेग बल की दिशा में ही होता है। तो न्यूटन के नियम अनुसार पृथ्वी के केंद्र की दूरी यदि स्मॉल r है, स्मॉल r पर स्थित पिंड का द्रव्यमान m है, पर गुरुत्वीय बल F कार्य करता है तथा त्वरण स्मॉल g। तो ये दो सूत्रों की सहायता से अब हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे mg इज इक्वल टू, तो दूसरा समीकरण हो गया बच्चों F इज इक्वल टू mg, और पहला हो गया F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। जब दोनों समीकरण को हम एक साथ यहाँ हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों इस प्रकार से हमने लिख लिया है, और फिर स्मॉल g की मान चाहिए तो m इधर आ जाएगा, तो ये स्मॉल m और ये स्मॉल m ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसिल हो जाएंगे। तो अब बचा क्या यहाँ पे? g बराबर कैपिटल G m आर स्क्वायर। अब यहाँ बड़ा r, अब देखिए क्या है ये बड़ा r, यहाँ छोटा r लिखा है, यहाँ बड़ा लिखा है। तो यदि पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित होगा, जब पृथ्वी के पृष्ठभाग पर, ये जो पृथ्वी आप देख रहे हो ना, इसके सरफेस पे पृष्ठभाग पर स्थित होगा, तब स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि पिछले वीडियो में हमको बड़े G का मान पता है, पृथ्वी की त्रिज्या पता है, फिर हमको पृथ्वी का द्रव्यमान पता है, तो ये मान हमको इस सूत्र में रखना है। तो चलिए बच्चों हम बड़े G का मान रखते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब द्रव्यमान रखेंगे 6 इंटू 10⁻24 अपॉन त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब ये पूरी संख्या को जब हम हल करते हैं तब हमको आंसर मिलता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के अनुसार लिखते हैं हम, क्योंकि ये वैल्यू 77 है तो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अभी हमने देखा, क्या देखा बच्चों? जैसे कि मैंने पहले बोला था कि यदि कैपिटल G का मान दुगना हो जाएगा तो स्मॉल g भी दुगना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या है? स्मॉल g किसके समानुपाती है? कैपिटल G के। तो जब बड़ा G बढ़ता है, दुगना होगा, तो छोटा g भी दुगना हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया पढ़ के। और ये सूत्र से भी बताया कि ये समानुपाती है, जैसे बड़े G का मान बढ़ेगा तो छोटे g का मान भी बढ़ेगा। फिर अब g का मान निर्भर करने वाले घटक कौन कौन से हैं? तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से निर्भर करता है। तो आपके सामने यहाँ पर ये मैं 2 बॉल ले रही हूँ, ठीक है? ये 2 बॉल है, देखिए अच्छे से क्या कर रही हूँ देखना। हाँ, दोनों बॉल लिए मैंने, दोनों का द्रव्यमान अलग है, एक का द्रव्यमान ज़्यादा है और एक का द्रव्यमान कम है। अब वीडियो में दिखना चाहिए तो मैं इतनी ही हाइट ले रही हूँ, तो दोनों को समान हाइट से मैं छोड़ती हूँ। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, फिर से देखिए, आपको निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हाँ, क्या हुआ बच्चों? दोनों एक साथ गिरे, भले इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक ही समय पर टेबल पर गिरे, ठीक है? तो यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान में रखना है बच्चों कि भले ही पिंडों का द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन उनका जो नीचे आने का समय जो है वह कैसा है? एक समान ही है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि यह त्वरण, देखिए यह जो त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, पृथ्वी के कोई भी गुणधर्म पर यह निर्भर
नहीं करता। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये प्रयोग से आपको समझ आया होगा। तो ये प्रयोग किसने किया था? गैलीलियो वैज्ञानिक ने। इस वैज्ञानिक से आप परिचित हैं। और दूसरा, ये कहाँ किया था इन्होंने? इटली में, पिसा। तो ऐसे ही उन्होंने दो वस्तुओं को छोड़ा था, एक का द्रव्यमान अधिक था, एक का कम था। तो हमने यहाँ छोटे से बॉल की कृति से समझा इसको कि भले इसका द्रव्यमान भिन्न है, लेकिन ये एक ही समय में दोनों बॉल नीचे आते हैं। फिर पृथ्वी के पृष्ठभाग पर किसी भी बिंदु पर जी का मान सभी पिंडों के लिए समान होगा। कौन सा? स्मॉल जी। ये जो अभी हमने सूत्र निकाला ना, ये G इज इक्वल टू जी, कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्मॉल g है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। तो ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और पृथ्वी की त्रिज्या r, बड़े R से दर्शाते हैं। कोई भी पिंडों के द्रव्यमान गुणधर्म पर ये निर्भर नहीं करता, ये हमने अभी प्रयोग से देखा। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया आपका पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान हमने दो सूत्रों की सहायता से निकाला। किसकी सहायता से निकाला बच्चों? दो सूत्रों की सहायता से। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपको अपने पाठ्य पुस्तक रखनी है, जो पहले भी हम बता चुके हैं कि आप थोड़ा सा वीडियो देखिए, अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, उसको वाचन करिए। ठीक है? वो पेज को जहाँ पर ये संकल्पना दी गई है, जैसे मैंने भी यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट बुक रखी है, वीडियो देखिए, टेक्स्ट बुक का वाचन करिए, फिर से इसको साइड रख दीजिए, फिर से वीडियो को देखिए। तो ये इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि जब आप चाहें अपनी सुविधा से अपने समय के अनुसार बार बार इन वीडियो को देख सकते हैं और प्रकरण का अध्ययन और उसका प्रश्नों के उत्तर जो हल करना, कृति युक्त जो प्रश्न हैं आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिए हैं स्वाध्याय में, और प्रकरण के अंदर भी दिए हुए हैं, तो इन सब में आपको उसकी मदद होगी। तो ये चीज़ें हर बार आपको याद रखनी है, मैं हर वीडियो में ये रिपीट नहीं करूँगी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। अब बच्चों यहाँ पर जो हमको नेक्स्ट है कि पिछले वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। ठीक है? अब यहाँ पर हम जो है आज क्या पढ़े? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम स्मॉल g से दर्शाते हैं। तो अब हम ये दोनों में क्या फर्क है, जैसे आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है, तो उस हिसाब से दो खंड बनाने हैं, ये सब आपको कॉपी में करना है। और ये नोट्स भी भले ही आपको यहाँ वीडियो में स्पष्ट नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये मैं अपने क्लास ग्रुप पे आपके लिए डालने ही वाली हूँ, तो आपको उतना बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला अंतर देखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल बड़ा जी, कैपिटल जी, विश्व में किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला यह बल है। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो पिंडों के बीच में बल होता ही है। स्मॉल जी, किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, यह भी वो बल है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि इसमें एक पिंड पृथ्वी होगी। जैसे अभी अपन ने ये किया ना, यहाँ पे एक पिंड क्या होगी? पृथ्वी होगी। तो पृथ्वी पर अभी हमने बोला चंद्रमा परिक्रमा कर रहे हैं, कृत्रिम उपग्रह कर रहे हैं, तो ये सब दोनों के बीच में क्या है? बल है ना, गुरुत्वीय त्वरण जो अभी हमने बोला। दूसरा है सूत्र, दूसरा पॉइंट क्या है? सूत्र F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा सूत्र है F बराबर m गुना G। अभी ये दो सूत्रों की सहायता से हमने पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाला कि पहले सूत्र निकाला, सूत्र में फिर मान रखा, तो क्या आया बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आया। तीसरा जो है ये कैपिटल G, गुरुत्वाकर्षण वैश्विक गुरुत्व स्थिरांक। ठीक है? ये कहीं भी आप चले जाओ, इसका मान जो है हमेशा एक जैसा रहेगा, ये कभी बदलता नहीं है। इधर देखेंगे स्मॉल g, गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान जो है
पृथ्वी की सतह पर कितना होगा बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए बड़े जी में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये दोनों के मान में आप यहाँ फर्क देख रहे हो, ठीक है। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का, ये पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो बदलेगा, पृथ्वी के अंदर कोई पिंड आएगा तो बदलेगा, और पृथ्वी का आकार जैसा कि हम जानते हैं कि ये गोल नहीं है, है ना, ये इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है ना, तो इसके कारण भी जी का मान बदलता है। ये हम आगे अभी देखने ही वाले हैं कि कौन कौन से घटक हैं जिस पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5वां पॉइंट है, ये पॉइंट पढ़ने के पहले एक हमको कृति करना है बच्चों। यहाँ पर अब ये कृति करने के लिए क्या देखना है हमको, ये दो ब्लॉक्स की तरफ ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये दो ब्लॉक्स मैंने आपके सामने लिए, है ना, इसको पकड़ा। अब बताइए जब मैंने इसे पकड़ा है तो इस पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं? आप यहाँ तो नहीं बोल सक रहे, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो थोड़ी देर के लिए सोचो, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ सोचो बच्चों कि ये पकड़ा है मैंने दोनों ब्लॉक्स को, तो इस पर स्नायु बल कार्य कर रहा है, पकड़ के रख रहा है तो स्नायु बल। और ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में यहाँ पे क्या देखोगे बच्चों, ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी एक बल कार्य करता है जो हमने पढ़ा है ना, आकर्षण बल होता है इन दोनों के बीच में। और कौन सा बल कार्य करता है? ये दो तो हो गए। अब हम इसको छोड़ते हैं नीचे। क्या हुआ बच्चों छोड़ने पर? नीचे आया। कहाँ नीचे आया? पृथ्वी की ओर आया। क्यों आया? गुरुत्वीय बल के कारण। किसका? पृथ्वी का। तो जैसे ही हमने इसे छोड़ा, दोनों ब्लॉक्स को छोड़ा, तो क्या हुआ बच्चों? कहाँ आया? पृथ्वी की ओर आया। गुरुत्वीय बल के कारण ये नीचे गिरा, छोड़ने से स्नायु बल छूट गया, यहाँ पर स्नायु बल कार्य नहीं कर रहा था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे, तो जब हम इनको छोड़ देते हैं, है ना, तो क्या होता है? नीचे आ जाते हैं। अब मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, ये दो ब्लॉक्स इस तरह रख दिए। अब ये दोनों रखे हुए हैं, फिर ये दोनों आपस में एक साथ क्यों नहीं आगे पीछे हो रहे हैं, है ना। तो क्या बताया था मैंने इसके पहले वाले वीडियो में? सूत्र से हमने हल किया था कि इतना कम गुरुत्वीय बल होता है कि यहाँ एक दूसरे के आगे पीछे भी नहीं हो सकते, पास भी नहीं आ सकते। तो बच्चों, गुरुत्वीय बल प्रत्येक पिंडों में, दो पिंडों में होता है, हर दो पिंडों के बीच आकर्षण होता है। तो यहाँ पर जैसे बोर्ड है, मैं हूँ, तो बोर्ड और मेरे बीच में, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप और बोर्ड आपके बीच में, इतनी वस्तुएं रखी हैं, पेपर है, फिर यहाँ पेन है, ये छोटा सा ग्लोब रखा हुआ है। तो आपके बीच, हमारे बीच, हर दो पिंडों के बीच में गुरुत्वीय बल कार्य करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो गुरुत्व आकर्षण बल है, हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, ये क्या होता है? कमजोर होता है ना। ये इतना कमजोर है कि यह अपने स्थान से भी हिलता नहीं है। फिर अब जैसे ही हमने छोड़ा, तो यहाँ ये दो पिंड के बीच में गुरुत्वीय बल था, कमजोर था, ठीक है। छोड़ने से फट से इसका गुरुत्वीय बल इतना मजबूत था कि उसने उसको अपनी ओर आकर्षित किया, इसलिए वे नीचे गिरे, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है हमारा कि क्या पृथ्वी के पृष्ठभाग में, जैसे कि मैंने अभी बोला, सतह पर, पृथ्वी के कुछ ऊंचाई पर, पृथ्वी के अंदर तक जैसे जैसे पिंड का स्थान बदलता है,
वैसे वैसे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में भी बदलाव दिखाई देते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है। उससे पहले ये जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, केपलर के नियम में हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? कि किसी भी ग्रह का पृथ्वी, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी की। तो कैसा है हमारा पृथ्वी ग्रह का? एक दीर्घवृत्ताकार, पहला नियम है ना केपलर का। कैसा है ये? दीर्घवृत्ताकार। तो सूर्य किसी भी एक नाभि पर स्थित होता है। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है ना। और इसके सतह से सूर्य तक की दूरी जो है क्या होती है? अलग अलग होती है, भिन्न होती है। यहाँ देखिए कम दिख रहा है, यहाँ ज़्यादा है। तो ऐसे पृथ्वी के सतह पर सूर्य से भी दूरी अलग अलग होगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये है हमारी पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार वृत्त। तो ये इसके ध्रुव हो गए, ये इसका इक्वेटर, भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, और ये पोल। तो यहाँ से देखिए कि इसका जो वृत्त है, हर बिंदु पर क्या हो रहा है बच्चों? दूरी अलग अलग है। यदि यहाँ पे हम देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे दूरी कितनी है ना, इस प्रकार से। फिर इधर दूरी कितनी है, आप स्केल से बराबर चेक कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बराबर दिख रहा है ना। यहाँ दूरी कितनी है बच्चों? यहाँ मुझे ज़्यादा लग रही है, कुछ 8.5 वगैरह है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये कुछ 5 वगैरह है, ये 4.25 वगैरह है ना। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये एक आपके लिए कृति थी कि आप किस प्रकार से समझ सकते हो कि पृथ्वी के केंद्र से इक्वेटर की दूरी और पोल यानी ध्रुव, तो यहाँ पे दोनों दूरी में क्या फर्क है, कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके लिए कृति है, आप घर में भी इसको अपनी कॉपी में आराम से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे ये है, आप ऐसे कॉपी में इस प्रकार से ड्रॉ करिए। मैंने आपको बताया था कैसे करना है। अब यहाँ पे ये पृथ्वी का समझो केंद्र है, ये इक्वेटर है और ये ध्रुव है, पोल है। तो यहाँ पे जो है अब हमको देखना है कि हर केंद्र पर, जैसे अभी हम बोल रहे थे कि हर केंद्र पर, हर बिंदु पर, केंद्र से हर बिंदु पर दूरी भिन्न भिन्न है। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉस, यही समझ में आता है। ये तो आपकी भूमध्य रेखा हो गई, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं। फिर ये दूरी देखिए, फिर ये देखिए, फिर देखिए। अभी आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये इस प्रकार से देखिए, ये देखिए स्ट्रॉ बाहर निकलते जा रहा, निकलते जा रहा। ये देखिए इतना कम हो गया, फिर ये ऐसे कम हो गया। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए ये एरो का इस्तेमाल किया है। ये इस प्रकार से ये दूरी देखिए स्पष्ट रूप से दिख रही है ना। ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है ना। ये देखिए दोनों, ये केंद्र से यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा और कम का फर्क आपको समझ में अच्छे से आ रहा है कि ये एरो देखिए, ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। तो केंद्र से ध्रुव की दूरी कम है और केंद्र से इक्वेटर की दूरी क्या है बच्चों? ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्या पृथ्वी के पृष्ठभाग के सभी स्थानों पर जी का मान एक समान होता है, और यदि नहीं तो क्यों? इसका कारण क्या है बच्चों? पृथ्वी का आकार, है ना। हमको मालूम है कि पृथ्वी पूर्णतः से गोल नहीं है, इसीलिए उसके पृष्ठभाग के विभिन्न बिंदुओं के पृथ्वी के केंद्र की दूरियां बिंदु के समयानुसार बदलती हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन, ठीक है। तो ये जो है हमारा गोलाकार नहीं है, कैसा पथ है? दीर्घवृत्ताकार है। तो अब ये तो आपने दूरी देख ली बच्चों, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसे हम रख देते हैं
और फिर अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से ये होता है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे हम पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन, जो सूत्र हमने पहले भी पढ़ा, F किसके समानुपाती है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर उसी प्रकार स्मॉल g छोटा g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, जो कैपिटल G कैपिटल M और आर स्क्वायर। तो पृथ्वी के स्वयं परितव घूमने के कारण, है ना, ये उसके ध्रुवों के पास थोड़ा सा कैसा आकार है, चपटा है, जैसे अभी अपने इसमें देखा है ना, ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है और भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा फूला हुआ है। ये भूमध्य रेखा हो गई, ये थोड़ा फूला है और ये थोड़ा सा चपटा है। तो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के पास थोड़ा है और भूमध्य रेखा पर फूला हुआ है। तो सूत्र के अनुसार यहाँ देखिए बच्चों, यदि दूरी बढ़ती है तो बल क्या होगा, आकर्षण बल जो है ये ज़्यादा होगा, और यदि दूरी ज़्यादा होगी तो बल कम होगा, क्योंकि ये प्रतिलोम अनुपाती है। तो सूत्र के अनुसार ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अतः g का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक अधिक होता है। ध्रुवों पर क्यों सर्वाधिक अधिक होगा, क्योंकि ये दूरी कैसी थी बच्चों, कम थी। ये देखा था ना अभी हमने, ये देखिए ये कम है। जब दूरी कम है तो g का मान क्या है, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण, ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, है ना। कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप भूमध्य रेखा की ओर यहाँ ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर है ना। एक मिनट, मैं यहाँ मार्क भी कर देती हूँ तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा, है ना। आप ऐसे स्केल से आपकी कॉपी में बना के आप चेक कर सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए। ये यहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे, ध्रुव पर, है ना। ये देखिए ये इतनी दूरी है, और यहाँ पर देखते हैं बच्चों, मैं यहाँ ऐसे रख के करती हूँ, थोड़ा सा मुझे अच्छा कंफर्टेबल हो जाएगा। ये यहाँ पे है। तो देखिए बच्चों, जब ध्रुव केंद्र से ध्रुव की दूरी इतनी मिली और भूमध्य रेखा की ओर जब हमने किया तो इतनी मिली, ये देखिए ये इतनी और ये भूमध्य रेखा वाली इतनी। तो ध्रुव पर क्या हो गई बच्चों, दूरी कम हो गई, तो बल ज़्यादा हो गया। अब कितना ज़्यादा बल हो गया, g बराबर स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भूमध्य रेखा पर हमने देखा दूरी बढ़ गई, है ना, तो बल क्या हो गया, कम हो गया। तो वहाँ पर कितना होता है बच्चों, 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चों, g का मान ध्रुव पर, यहाँ पे ये पृथ्वी के ध्रुव पर, और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम। कितना होता है, 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा ये पास में रखने से थोड़ा सा और भी क्लैरिटी आती है, ऐसा मुझे लगा, तो मैंने बार बार इसका उपयोग कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन, ध्रुवों पर क्या है और भूमध्य रेखा पर क्या है। उसके बाद में ऊंचाई पर, अब यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे ये दोनों साथ में रखती हूँ मैं, है ना। ये पृष्ठभाग हो गया, ये वाला हो गया, हाँ ये हो गया पृष्ठभाग पूरा, ठीक है। अब पृष्ठभाग पर जैसे जैसे क्या होता है बच्चों, ऊपर जाता है पिंड, ठीक है, तो क्या होता है, बोलो, दूरी बढ़ गई। ये दूरी बढ़ गई कि नहीं, ये देखो पहले यहाँ पे था, ठीक है, तो दूरी समझो इतनी है, फिर और इससे करें तो यहाँ तक आ गया, दूरी बढ़ गई, और ऊपर ले जाएंगे और दूरी बढ़ते जाएगी। तो पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के पृष्ठभाग से ये दूरी क्या हो गई, ऊपर ऊपर आ गई, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से और ऊपर जाएंगे और दूरी बढ़ेगी। फिर वही सूत्र के अनुसार F किसके समानुपाती है बच्चों,
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सेम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे ये। और g बराबर माने गुरुत्वीय त्वरण बराबर कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। फिर से यहाँ पे दूरी बढ़ गई तो g का मान क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण का कम हो जाएगा। ये दोनों समान प्रतिलोमानुपाती है ना। यहाँ पे अच्छे से सूत्र को समझिए। अगर ये आपको समझ गया तो ये आराम से तीनों घटक किस किस पर निर्भर करता है तो ये बराबर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे अब हम समझो कि यहाँ से 10 किलोमीटर तक है तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के मान में, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर 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 जाते हैं, फुग्गा उड़ता है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, अंतरिक्ष यान की कक्षा है, तो किलोमीटर के अनुसार यह भी g के मान में बदलाव दिखाई देता है। ठीक है, परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक हो तब g के मान में कोई ऐसा विशेष परिवर्तन नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा टेबल है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, वहीं से लिया है मैंने। तो पृथ्वी का पृष्ठभाग जब सतह पर है तो 0 किलोमीटर है ना, तब g का मान स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8.8 किलोमीटर है तो लगभग ये 10 किलोमीटर के अंदर ही है, तब भी g के मान में कोई फर्क नहीं होगा, उतना ही होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मानव निर्मित जो गुब्बारे ऊंचाई पर उड़ाए जाते हैं, समझो वो 36.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तब g का मान कितना हो गया 9.77। ठीक है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं है पर किंचित फर्क है थोड़ा। फिर अंतरिक्ष यान की कक्षा, समझो यहाँ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितना 400 किलोमीटर, तब स्मॉल g के मान में क्या होगा 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर कृत्रिम उपग्रह जो वेदर सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, वह समझो 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिक 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 रहे तो g का मान भी कम हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों जैसे जैसे हम ये पृथ्वी की सतह से ऊपर 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 कितनी अधिक ऊंचाई तक जाते हैं, कितनी अधिक ऊंचाई पर कोई पिंड जाता है, तो उसी प्रकार स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान में भी परिवर्तन होता है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये जो सूत्र है मैंने आपको बार बार बताया, ये ध्यान रखिए जो हम कर चुके हैं। g स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण बराबर कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद में अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा घटक कौन सा है, गहराई के अनुसार। अभी हमने देखा पृष्ठभाग पर, फिर देखा हमने ऊंचाई पर। दूसरा घटक क्या था, ऊंचाई पर, पृथ्वी की से के ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन होता है, पृष्ठभाग के अनुसार परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे गहराई के अनुसार, तो फिर से हमको यही सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो पृथ्वी के अंदर जाते समय g के मान में भी परिवर्तन होता है। तो मान लीजिए ये एक छोटा सा पिंड है, एक खिलौने का लिया है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये पिंड ये सतह पर है, ये सतह पर है ना। अब ये सतह से जैसे जैसे ये पिंड कहाँ आएगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर। दिख रहा है बच्चों आपको, ये ठीक है। जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, सतह पर था, फिर ये धीरे 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 पृथ्वी के केंद्र की ओर आता है ना। तो ये यहाँ पे है, फिर ये फिर नीचे केंद्र की ओर जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है जब पिंड सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर आता है। तो ये r की दूरी जो है, ये जो अभी हमने देखा था ना, ये r की दूरी पहले इतनी थी, है ना। अब ये दूरी क्या होते जाती है, कम होते जाती है ना। फिर से वही सूत्र के अनुसार यदि r कम हो रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, r ज़्यादा है तो गुरुत्वीय त्वरण कम रहेगा। तो उसी प्रकार से आपको काम करना है। ये सूत्र भी आप हमेशा ध्यान में रखिए, है ना। जब r बढ़ रहा है
तो जी घट रहा है, ठीक है। आर कम हो रहा है तो जी बढ़ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, आर का मान कम होता है तो सूत्र के अनुसार क्या होना चाहिए बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम होना चाहिए। पर यहाँ ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक और घटक काम करता है। अब इसको दिखाने के लिए एक छोटी सी पट्टी ली है, ये द्रव्यमान दर्शाता है पिंड का। तो जब पिंड यहाँ था, है ना, देखिए पिंड यहाँ पे था, तो ये पूरा द्रव्यमान था, है ना, उतना ही द्रव्यमान था इतनी जगह का। लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होती जाती है तो यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र के पास जाने के कारण पिंड का गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करने वाला पृथ्वी का भाग भी कम होता जाता है, ठीक है। यहाँ पूरा भाग था, अब यहाँ कम होते 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 ये इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझो ये इतना हो गया, पहले इतना था अब इतना ही बचा है। तो इस पृथ्वी के भाग में भी कम होता है। तो एम, ये जो कैपिटल एम है ना, ये देखिए, ये पृथ्वी के द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये, तो अतः m का मान भी बदलता है इसके एकत्रित प्रभाव के कारण, दोनों के, ठीक है, g का ये और m के, दोनों के त्रिज्या, दूरी और ये द्रव्यमान, दोनों के एकत्रित प्रभाव के कारण पृथ्वी के अंदर जाते समय g का मान कम कम होने लगता है, ये बिल्कुल कम होने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब पिंड पूरी तरह से यहाँ पर आ गया तो g का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण, छोटा g गुरुत्वीय त्वरण का मान भी शून्य हो जाता है। तो प्रत्येक ग्रह और उपग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या में भी त्रिज्या भी भिन्न होती हैं। द्रव्यमान और त्रिज्या हर एक पिंड के लिए अलग अलग होती है, जैसे चंद्रमा, कृत्रिम उपग्रह, तो सब में ये भिन्न होगी। तो सूत्र के अनुसार छोटा g कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर के अनुसार उनके पृष्ठभाग पर g के मान भी भिन्न होंगे, ठीक है। फिर चंद्रमा का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का 1/6 एक पठांश होता है, इसलिए एक हम निश्चित बल का उपयोग करके पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 6 गुना ऊंची पर कूद सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर g के मान किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी के पृष्ठभाग पर, फिर पृथ्वी की ऊंचाई पर निर्भर करता है, उस तब भी गुरुत्वीय त्वरण छोटा g में परिवर्तन मिलेगा। और जब यहाँ से केंद्र की ओर आती है पिंड, तब भी गुरुत्वीय बल यानी छोटे g के मान में परिवर्तन होगा और पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय बल का मान यानी छोटा g शून्य हो जाता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज जो हमने पढ़ा, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, हमने गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र निकाला, उसका मान निकाला और ये किन किन घटकों पर निर्भर करती हैं, ये चीज़ें आज हमने पढ़ी। तो आशा करती हूँ कि आपको यह सब समझ में आया होगा और हम आज ये लेसन यहाँ पर रोकते हैं। इसका एक और पार्ट छोटा सा बचा है, इसके बाद में हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा। फिर अभी तक जितना आपने पढ़ा है बच्चों, उसको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से वीडियोस देखिए और संकल्पनाओं को समझिए, ताकि आपको कृतियुक्त प्रश्नों के उत्तर हल करने में सुविधा होगी। और कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपने क्लास ग्रुप है, पर्सनल बने हुए हैं, क्लास के भी बने हुए हैं, मैसेज करिए, कॉल करिए। यू आर वेलकम। थैंक यू बच्चों।